नमस्कार। मैं आईजीएमसी में हूँ इस वक्त और आईबीएक्स न्यूज़ के साथ आप लाइव जुड़े हो। मैं मंजीत नेगी हूँ और इस वक्त मैं इस बारे में बात करना चाह रही हूँ। स्पेशल केस आईजीएमसी के चिकित्सकों ने यहाँ पर ऑपरेट किया है और एक रोडू से जो रेफर मरीज था उसकी जान बचाकर एक बार फिर से इस धारणा को कायम कर दिया है कि चिकित्सक ही दुनिया में भगवान का रूप लेकर आए हैं और जिस मरीज की जान पर बनाई थी अपने व्यवसाय के कारण उस मरीज की जान बचाकर यहाँ पर चिकित्सा जगत में भी अनूठी पहल की है। आईजीएमसी के चिकित्सकों में ऑन्कोलॉजी विभाग के डॉक्टर रशपाल ठाकुर और रजिस्ट्रार डॉक्टर सुनील नेगी ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। दरअसल इमरजेंसी में एक केस आया था और इमरजेंसी ओटी में ही विपल सर्जरी ऑपरेशन कर इन चिकित्सकों ने अनूठा पहल की है। आइए जानते हैं ये कैसा ऑपरेशन था और कैसे मरीज की जान बची, टीम वर्क में कौन कौन थे और किस खासियत भरी ये सर्जरी रही। आइए जानते हैं उनकी जबानी। आईजीएमसी के ऑन्कोलॉजी विभाग सर्जरी के डॉक्टर रशपाल जी हमारे सामने बैठे हैं। आइए, नमस्कार, आपका आईबीएक्स न्यूज़ में स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ किस तरह का ऑपरेशन था और मरीज की जान आपने कैसे बचाई। देखिए मैम, ये पेशेंट अपने में ही थोड़ा सा एक अनूठा ऑपरेशन है। एक्चुअली ये ऑपरेशन पिछले महीने 10-12 दिन पहले की बात है। तो मरीज 38 वर्षीय एक युवक था, रोडू से एक्चुअली रेफर किया हुआ था केस ये। तो उस दिन हमारी इमरजेंसी ड्यूटी थी, तो उसी दिन ये पेशेंट इमरजेंसी में आया था। तो हुआ था बेसिकली ये पेशेंट अपना नॉर्मल जो रूटीन एक्टिविटी कर रहा था। ये बेसिकली घोड़े वगैरह का चराता है, घोड़े वगैरह पालते हैं लोग जी। तो जैसे अपना ये दिनचर्या कर रहा था घोड़ों के साथ, तो घोड़े ने एक सडनली उसको किक आउट कर दिया, पेट में लात मार दी जी। तो जिससे कि पेशेंट को पेट में काफ़ी ज़्यादा पीड़ा हुई और उसके बाद पेशेंट नज़दीक अपने हॉस्पिटल में चला गया जी। तो रोडू में बाकी जब उनका फर्स्ट जो भी असेसमेंट हुई उसके बाद उन्होंने उसको आईजीएमसी में रेफर कर दिया जी। तो यहाँ पे जब हमारी टीम इमरजेंसी कॉल पे थी तो हमने उस पेशेंट को पूरा इन्वेस्टिगेट किया, सारा किया। तो जब हमने यहाँ पे पेशेंट का फिर से एक सीटी स्कैन किया तो जो सीटी स्कैन के डॉक्टर्स ने हमें बताया कि उसका एक पेनक्रियाज नाम का एक ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में जी। तो उसका जो इसको हम हेड वाला पार्ट, सिर वाला जो हिस्सा, तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था चोट के कारण। तो नॉर्मली तो इस केस में मैक्सिमम टाइम हमें ऑपरेशन करना पड़ता है जी। ऑपरेशन ये पहले भी करते हैं, नॉर्मली हम करते हैं इसको अगर कैंसर के लिए, जैसे पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ या पेरियम्पलरी कैंसर हुआ या गॉल ब्लैडर कैंसर हुआ या ट्यूमर हुआ। हाँ जी। लेकिन ट्रॉमा के केस में ये ऑपरेशन करना रेयर होता है। तो ऑलमोस्ट 100 में से लेस देन 5-10% लोगों में किया जाता है। और थोड़ा अगर हम इसको इमरजेंसी के ऑपरेशन में प्लान करते हैं तो इसमें जो ऑपरेशन से जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, कई कॉम्प्लिकेशन या कई बार डेथ होना, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जी। तो क्या था कि पेशेंट की कंडीशन काफ़ी अनस्टेबल थी, पेशेंट वाज नॉट सेटलिंग। वो किस शिकायत को लेकर आपके साथ पेशेंट हमारे पास पेन के साथ आया था जी। पेट में दर्द करके, काफ़ी ज़्यादा पेट में दर्द थी, जिसके कारण की और उसकी ज़्यादा, क्योंकि सीटी में बताया कि पेनक्रियाज का ऑलमोस्ट पूरा एक हिस्सा क्षतिग्रस्त था, पूरा का पूरा जो पेनक्रियाटिक हेड था पूरा क्षतिग्रस्त, घोड़े की लात से वो क्षतिग्रस्त हो गया था। अच्छा। तो पेशेंट के जो वाइटल्स थे लाइक ब्लड प्रेशर, पल्स रेट काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे थे, बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा था, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था जी। तो इसमें हमारे पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है ऑपरेशन का। ऑपरेशन मैंने आपको बताया बहुत कॉम्प्लेक्स और जटिल ऑपरेशन होता है। नॉर्मली हमें 6 से 7 घंटे तो जो हम इलेक्टिव में करते हैं, लाइक जो डेट्स वाला ऑपरेशन होता है ना जी, मेन ओटी, हाँ जी, तो उस ऑपरेशन के दौरान भी हमें डेट देने के बावजूद भी उसमें करते हुए फिर भी 100 में से कम 15 से 20% लोगों में कॉम्प्लिकेशन जी और 5 से 10% पेशेंट्स की मोर्टेलिटी, मतलब डेथ रेट के चांसेस रहते हैं जी। और अगर हम एक्सपीरियंस को इमरजेंसी में प्लान करते हैं तो ये रेट डबल हो जाता है जी। तो दूसरा ये था कि पेशेंट के अटेंडेंट उसके ब्रदर्स थे और उसकी वाइफ थी, तो उन्होंने कहा कि आप ऑपरेशन कीजिए, हम यहीं पे करवाएंगे। पहले रहता था कि पेशेंट को ऐसा कुछ कंडीशंस होती थी तो नॉर्मली हम या तो पीजीआई या कहीं और सेंटर्स में रेफर करते थे, बड़े संस्थानों में, बाहरी राज्यों के बड़े संस्थानों में। ऑपरेशन के बाद भी मरीज को काफ़ी आईसीयू उसकी जरूरत पड़ती है, तो पेशेंट ने भी कहा कि हम आगे नहीं जा सकते हैं, कुछ अपने उनके पर्सनल रीजंस थे। तो यहीं पे हमने ऑपरेशन प्लान किया जी। ऑपरेशन प्लान किया हमने इमरजेंसी दिन के दिन, मतलब शनिवार के दिन। तो 2 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ था ये और शाम मतलब सुबह के 4 बजे तक ये ऑपरेशन चला। ओह माय गॉड जी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये थी कि जब हमने इसका सीटी स्कैन किया था तो इसमें इस इंजरी के साथ साथ पेशेंट को एक थोड़ा एक कंजेनिटल एनोमली होती है, मतलब जो जन्मजात जो जी जी जी, तो उसको हम सीलियक एक्सिस स्टेनोसिस भी बोलते हैं जी। अब इसके ऑपरेशन के साथ अगर ये दिक्कत है, अगर ये ऑपरेशन को हम ट्रीट नहीं करते हैं तो जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं इसका विपल्स, तो उसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 0 आता है। क्योंकि जो सारा हम जो इसमें विपल्स ऑपरेशन हम करते हैं इसमें 3-4 चीज़ों को काट कर जोड़ते हैं जी। तो जहाँ से हम जिस चीज़ को जोड़ते हैं तो उनका जो भी सक्सेसफुल होना
सीलिक एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अच्छा। ये ऑलरेडी सीलिक एक्सिस स्टेनोसिस का मतलब ये हुआ है कि आपका जो ब्लड सप्लाई है जहाँ भी जो ऑर्गन्स को दे रहा है वो नॉर्मल से कम है। नॉर्मल से कम है, ब्लड सप्लाई उस नस में नॉर्मल से कम था। ओके। तो नॉर्मली तो देखिए अगर पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है तब तो हमारी बॉडी में काफी कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है। कंपनसेटरी मतलब बॉडी अपने शरीर को ढाल लेती है उसके बॉडी जी। लेकिन जैसे कि विपल्स ऑपरेशन में जिसकी वजह से ये ब्लड चल रहा होता है हम उस चीज को काट देते हैं। तो और आपका जो ऑपरेशन है उसको फिर सक्सेसफुल करने के लिए हमें इस चीज को भी ठीक करना था जी, जो सीलिक एक्सिस स्टेनोसिस था। हाँ ओके। तो इसके लिए हमें फिर साथ में जब हमने इसको ऑपरेशन किया तो हमें 6-7 घंटे जब ऑपरेशन किया तो जब जैसे ही हम पेशेंट के रिकंस्ट्रक्शन वाले फेज में आए तो हमने देखा कि उसकी जो ब्लड की सप्लाई थी ऑलमोस्ट नहीं आ रही थी जी। तो रीजन इसका जो मैंने आपको बताया सीलिक एक्सिस स्टेनोसिस। तो इसके लिए फिर हमें कार्डियोथोरेसिक डिपार्टमेंट्स की हेल्प लेना पड़ी, CTVS डिपार्टमेंट जो एजेंसी में है जी। तो उस दिन डॉक्टर राजेश चोपड़ा और डॉक्टर प्रवीण डॉल्टा ड्यूटी पे थे। हाँ जी। उनको हमने बुलाया और साथ में फिर इस ऑपरेशन को भी हमने साथ में इसको भी कंप्लीट किया जिसके साथ हमने विपल्स ऑपरेशन के साथ इसको एक इंटरपोजिशन जंप ग्राफ्टिंग बोलते हैं जिसमें अच्छा। मेन की पेट की जो बड़ी नस होती है एओर्टा वहां से एक छोटी नस जोड़ जी। के और लीवर की नसों के साथ उसको जोड़ा। जी, यही अनूठी पहल आपकी रही है जो चिकित्सा जगत में हिमाचल प्रदेश में अब तक नहीं हुई है जी। और ये यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है। तो आपकी टीम में एनेस्थेसिस्ट कौन थे, आपकी टीम में और कौन कौन थे, प्लीज आप इस बारे में भी हमें विस्तार से बताएं किस तरह से मैनेज किया, क्योंकि ये एक इमरजेंसी ओटी थी और इमरजेंसी ओटी में जूनियर ही रहते हैं क्योंकि कंसल्टेंट आप ही रहे हैं, आपकी अध्यक्षता में ये ऑपरेशन हुआ है। तो आप हमें विस्तार पूर्वक बताएं कैसे मैनेज किया इमरजेंसी में ये सब इतना जटिल ऑपरेशन। हाँ देखिए सर्जरी कोई भी ऑपरेशन होता है टीम वर्क होता है जी। इसमें अकेला मेरा ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ। तो हमारी टीम थी, टीम में उस दिन मैं ड्यूटी पे था, जी मेरे साथ डॉक्टर सुनील नेगी जो हमारे रजिस्ट्रार जी। है वो ड्यूटी पे थे, हमारे जूनियर रेजिडेंट्स जो हमारी ट्रेनिंग स्टूडेंट्स थे डॉक्टर मुसलिया, जी डॉक्टर अमित और डॉक्टर फाहिम। जी। तो हमारी पूरी टीम थी, पूरी टीम साथ में CTVS के जो मैंने बताया डॉक्टर प्रवीण डॉल्टा, डॉक्टर राजेश चोपड़ा जी। और एनेस्थीसिया से डॉक्टर सोनम ड्यूटी पे थे और साथ में उनकी जो जूनियर रेजिडेंट की टीम वो उनके साथ अवेलेबल थी। तो सभी का टीम वर्क एफर्ट्स रहा जिसकी वजह से हमने ये पेशेंट को ऑपरेट किया 12 से 14 घंटे में। जी। और सबसे खुशी की बात ये है कि इतनी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होने के बावजूद भी पेशेंट को हमने 11वें दिन पेशेंट को घर भेज दिया। ये कब का मामला है डॉक्टर साहब? यह देखिए 28 जून को पेशेंट हमारे पास आया था, 29 जून को हमने पेशेंट को ऑपरेट किया और जुलाई 10-11 के आसपास पेशेंट को हमने डिस्चार्ज कर दिया। ये रोडू से आपके पास रेफर केस था, ये तो आपके पास रेफर केस था या ये एक घटना के तहत ये अनहोनी हुई थी, लेकिन क्या नॉर्मली भी आपके पास इस तरह के पेशेंट आते हैं जिनका पेंक्रियाज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो? वैसे आपने अभी कहा कि कैंसर अगर पेंक्रियाज में हो तो आप लोग तब ये विपल ऑपरेशन करते हो, लेकिन नॉर्मल रेट क्या है अभी हिमाचल प्रदेश में, या क्योंकि स्टेट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है? जी हाँ जी, देखिए मैं कैंसर सर्जन हूँ, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, हिमाचल का इकलौता कैंसर सर्जन हूँ। तो कैंसर के पेशेंट तो जनरली आते ही हैं और इस पेशेंट के लिए अगर इस ऑपरेशन के लिए नॉर्मली हम ऑपरेशन करते हैं और रूटीनली करते हैं। अच्छा, रूटीन में भी आप ऐसे ऑपरेशन करते हो? हर महीने ऑलमोस्ट एक केस हमेशा होता ही है जिसका हम विपल्स ऑपरेशन करते ही हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे 5 साल हो गए कार्यरत हुए। तो पिछले 5-6 सालों में पहले कोविड की वजह से ऑपरेशन इतने नहीं हो रहे थे, लेकिन उसके बाद से अभी तक हमने 1.5-2 सालों में 25 से 26 केस इसी तरह के मरीज के ऑपरेशन, इसी तरह बीमारी के ऑपरेशन किए हैं विपल्स में, और हमारा सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा रहा है जी। जिसमें से ऑलमोस्ट 25 में से हमने ऑलमोस्ट 22-23 पेशेंट को पूरा एक नया जीवन प्रदान किया हुआ है जी। तो मैंने यही चीज़ बताया कि देखिए इमरजेंसी में ऑपरेशन ये करना और नॉर्मल जो हम इलेक्टिव ओटी में जो ऑपरेट करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे? देखिए जब हम कैंसर के लिए ऑपरेट करते हैं तो उसमें हमें काटने में जोड़ने में इतनी दिक्कत नहीं आती है क्योंकि बीमारी की वजह से ये चीज़ें नसें अच्छी से डायलेटेड होती हैं। तो जब हम किसी काट को जोड़ते हैं तो थोड़ा रहता तो डिफिकल्ट है बट नॉर्मली हो जाता है। लेकिन अगर हमने ट्रॉमा की बात करें जैसे कि इस पेशेंट में हमने किया जी। तो ये तो एक नॉर्मल पेशेंट था, देखिए अच्छा। इसमें कोई ऐसी कैंसर बीमारी नहीं थी जी। और इसका ऑपरेशन भी देखिए विपल्स ही होता है। ट्रॉमा के लिए नॉर्मली मैंने कहा 100 में से 10 लोगों में जरूरत पड़ती है कई बार तो ट्रॉमा में, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें चैलेंज ये आता है कि सारा का सारा सिस्टम कोई फुला नहीं, कोई डायलेटेड नहीं होता है। जैसे हम पित्त की नली को काट के जोड़ते हैं तो वो 2 या 3 mm की नली होती है, उसको हमें हाथ से जोड़ना होता है। उसके बाद हमने पेनक्रियास का कुछ हिस्सा बचा है उसको जोड़ना होता है, उसके बाद पेट के कुछ हिस्सों को जोड़ना होता है। तो अपने में ही बहुत टेक्निकली चैलेंजिंग होता है। और जितना अगर ये लगता है कि ट्रॉमा में उसके बाद जो आपने जो रिकंस्ट्रक्शन की उसका जो सक्सेसफुल रेट उतना ही नीचे गिर जाता है। अच्छा। हालांकि फॉर्चुनेटली हमारा सब कुछ ठीक रहा, जो भी हमने जो रिकंस्ट्रक्शन किया एवरीथिंग वेंट वेल, सब कुछ ठीक रहा। दूसरी बात जो हमने आर्टरी को जो मेन आर्टरी के साथ जंप क्राफ्ट किया
वो भी बिल्कुल अच्छा रहा, जो हमारे सहयोग जो हमें आपको बताया CTBS की सहायता से किया जी। पूरा एक अच्छे 100% सक्सेसफुल कंप्लीशन रहा इस ऑपरेशन का। अच्छा, आप बोलते हो कि अगर ऐसे केसेस आईजीएमसी में पहले ऑपरेट नहीं हुए हैं जो ट्रॉमा के चलते यहाँ आते हैं, तो इससे पहले हम उन्हें बाहरी हॉस्पिटल या बाहरी राज्यों के लिए भेज देते थे, तो पहले कितना खर्चा आता था? अब जैसे अब लोगों को पता चल जाएगा कि अब यहाँ पर भी इस तरह के केसेस ऑपरेट होते हैं, तो कितना खर्चा आता है जो अब लोगों को सरकारी हॉस्पिटल मतलब आईजीएमसी में ही अब फैसिलिटीज मिलेगी इस तरह की? इस ऑपरेट जो विपल सर्जरी आप बोल रहे हो, इसमें कितना खर्चा आता है मरीजों को? देखिए, अब तो हिमाचल में मैक्सिमम हेल्थ कार्ड होल्डर्स हैं। अच्छा। लोगों का देखो आयुष्मान या स्टेट का जो इनके हेल्थ कार्ड है, तो हमारा जितना भी रहता है मैक्सिमम एक्सपेंडिचर इसी में कवर होता है। अच्छा, तो बाहरी राज्य में तो अपनी जेबें ढीली करनी पड़ती होगी, है ना? शायद ही कोई ऐसा एक्स्ट्रा खर्चा होता है, अदरवाइज मैक्सिमम जो कवरेज रहती है हमारी कार्ड के थ्रू, और सारे के सारे पेशेंट का एक्सपेंडिचर इससे कवर हो जाता है। अच्छा, जितना खर्चा, जितनी लिमिट रहती है कार्ड की, उसी के बीच में कवर हो जाता है, तो एक्स्ट्रा कोई इस तरह से हमारा एक्सपेंडिचर नहीं रहता इसमें। जी। डॉक्टर साहब, मैं इसके साथ साथ ये भी पूछना चाहूँगी आपको, जैसे आप बोलो कि कैंसर के चलते भी हम लोग ये ऑपरेशन करते हैं, अग्नाशय हिंदी में इसको पेंक्रियाज को बोलते हैं, और ये अहम हमारे शरीर का एक अंग है जो हमारे शुगर लेवल को भी मेंटेन करके रखता है ना, और अगर शुगर ज़्यादा है तो इंसुलिन पैदा करता है, कम हो तो ग्लूकागॉन, कुछ इस तरह से ये कवर करता है। तो आप हमें बताइए, मरीजों को इस तरह की दिक्कतों से, जैसे डायबिटिक का इशू भी इसमें जुड़ गया, तो आप क्या सलाह देते हो कि मरीज जो बीमारी से ग्रस्त है उनको किस तरह से खान पान या अपनी जीवन शैली ढालनी चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए? देखिए, पेनक्रियाज, अगर मैं कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सजेस्ट करता हूँ, तो पेनक्रियाज का जो कैंसर नॉर्मली उन ज़्यादा पेशेंट्स में ज़्यादा जो अल्कोहल की कंजप्शन ज़्यादा करते हैं जी, अल्कोहल या स्मोकिंग जी, तो सबसे पहले तो अपना जीवन शैली को स्वस्थ करें, जी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जी, अल्कोहल का कम से कम या ना ही करें, या स्मोकिंग ना करें। दूसरा जो एक इसमें सबसे मेन अहम जो चीज़ है, किसी भी पेशेंट को देखिए, अगर 40-45 साल के बाद अगर डायबिटीज़ हो रही है, जिसको हम बोलते हैं न्यू ऑनसेट डायबिटीज़, जी, 45-50 के बीच में अगर डायबिटीज़ हो रही है और जी। शुगर काफ़ी ज़्यादा जा रही है, वो एक अलार्मिंग साइन है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स में हमें ये पाया गया है कि जिस पेशेंट को 45-50 के बाद डायबिटीज़ हो रही है, तो एक बार वो अपना पेनक्रियाज को चेक करा ले, क्योंकि ये भी एक पेनक्रियाज कैंसर का एक अपकमिंग साइन होता है, जिसको हम न्यू ऑनसेट डायबिटीज बोलते हैं। न्यू ऑनसेट डायबिटीज, तो ओके। शुगर का पेशेंट ऐसा नहीं है कि, तो अगर किसी पेशेंट को 50-45 के बाद शुगर हो रही है और पहले बिल्कुल ठीक थे, स्वस्थ थे, और शुगर काफी गड़बड़ा रही है और नहीं कंट्रोल हो रही है मेडिसिन से, जी, तो एक बार अपने नजदीकी जनरल सर्जरी या सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जिसमें आपको कंसल्ट लेना, सो दैट कि आपका पेनक्रियाज इवेल्युएट हो जाए, क्योंकि अगर पेनक्रियाज के कैंसर की वजह से भी आपकी शुगर काफी ज्यादा ऊपर नीचे गड़बड़ा जाती है। लोगों को कैसे पता चले कि हम इस बीमारी से ग्रस्त हैं या हमें ये होने जा रहा है, और वो कहाँ पर टेस्ट कराएं? लोगों को कैसे मालूम हो इसकी क्या सिम्टम्स है? या देखिए, प्रॉब्लम इस कैंसर में सबसे बड़ी है कि ये कैंसर 100 में से देखिए 80 से 85% लोग हमारे पास बहुत एडवांस स्टेज में आते हैं जी। इसका रीजन ये है कि इसके ऐसा सच कोई लक्षण नहीं है। अच्छा, पेन होगी, पर पेन होगी नॉन स्पेसिफिक, मतलब आपको लगेगा कि किसमें गैस्ट्रिक की पेन होगी या अपच हो गया, कुछ खाना नहीं पच रहा है, इस तरह से। जी, नॉर्मली जैसे किसी जगह पे कोई ऐसी कोई आपको गांठ नहीं महसूस होगी, कोई इसके स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, जी, इसलिए मरीज इसको मैक्सिमम टाइम इग्नोर करता है, या दवाई खा लेगा, दर्द हुई तो पेन किलर ले ली, जी, तो धीरे धीरे इग्नोर होते हैं, जिसकी वजह से और बीमारी, ये सबसे एक खराब बीमारी में काउंट होती है। जो कैंसर है, पेनक्रियाज कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो सबसे ज्यादा खराब प्रोग्नोसिस में आता है। तो हमारे पास, मैंने आपको बताया कि 80 से 85% लोग मैक्सिमम एडवांस्ड या लास्ट स्टेज पे आते हैं। सिर्फ 100 में से 15 से 20% लोग हैं जिनका हम ऑपरेशन कर पाते हैं, ट्रीटमेंट दे पाते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो कोई स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स नहीं है जी, जो मैंने आपको बताया। जी, अगर आप जरूरत से ज्यादा अल्कोहल को कंज्यूम कर रहे हैं या बहुत ज्यादा स्मोक कर रहे हैं, आपकी डायबिटीज आपको लग रहा है कि बीच में एकदम से 45-50 में बीच हो रही है, जी, तो प्लीज आप इस, अगर कुछ भी इस तरह से लगता है आपको, तो अपना नजदीकी में एटलीस्ट एक स्क्रीनिंग करा लें पेनक्रियाज के लिए। एक अल्ट्रासाउंड, बेसिक अल्ट्रासाउंड है, वो करा सकते हैं। जी। तो कुछ टेस्ट होते हैं जिनसे हमें एटलीस्ट एक आइडिया लग जाता है कि ठीक है, इस पेशेंट को हमें उसके हिसाब से फिर लाइन के आगे जी, मैनेज करना है। तो यही एक सबसे बड़ी स्क्रीनिंग इसके लिए रहती है, गाइडलाइंस। लोगों के लिए बहुत अहम ये जानकारी होगी। अगेन मैं उस केस पे वापस आऊंगी जिसमें आपने एक मरीज की जान बचाई है। आप इसको कैंसर नहीं था, ये जस्ट इसके साथ एक घटना घटी थी, लेकिन इसका जो पेनक्रियाज था वो कितना प्रतिशत तक ग्रस्त हुआ था, और इसमें अगर आप इस ऑपरेशन को करने में सफल नहीं होते तो कितने चांसेस उसके जीवन पे बना सकते थे? हाँ जी, इसमें देखिए, मैंने बताया कि पेशेंट को घोड़े की लात की वजह से चोट लगी थी, तो पेनक्रियाज को अगर हम इसमें ग्रेडिंग करते हैं जी, तो ये ग्रेड 5 होता है, जिसको लास्ट ग्रेड बोलते हैं। अगर हम ग्रेड करते हैं तो ग्रेड 5 में करते हैं, तो जो पेनक्रियाज का हेड था वो पूरे के पूरा तरह डिसरप्ट हो गया था, अच्छा, क्षतिग्रस्त, उसको हम रिकंस्ट्रक्ट रिस्टोर नहीं कर सकते थे अच्छा, बिना ऑपरेशन किए।
तो इसमें देखिए नॉर्मली इमरजेंसी की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका इंसिडेंस मैंने आपको बताया, ये वाली जो इंजरी है 5% से भी कम में पेशेंट में देखने को मिलती है, और इस तरह का अगर ऑपरेशन रहता है तो 10 से 15% नहीं रहता है। तो मेन आपको जो मैंने बताया सबसे बड़ी चैलेंजेस इसमें पेशेंट को ऑपरेशन के रहते हैं, ड्यूरेशन के, और इमरजेंसी अपने में ही एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अच्छा। मरीज आपके पास बिल्कुल स्वस्थ कंडीशन में नहीं आता है, पेट में अगर जैसे पेनक्रियास कटता था तो पेनक्रियास का जो जूस और पूरे पेट में फैल गया था, जैसे हम इस पेशेंट को पैंक्रियाज का जूस मतलब माने पेनक्रियाटिक जूस जो हमारे हेल्प पाचन प्रक्रिया में जो हेल्प करता है। तो अच्छा। देखिए जब ये पूरा कट गया था पेनक्रियास उसका पेट में पूरा पेनक्रियाटिक जूस का, जो अपने में एक बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग होता है। अच्छा। तो वो सारी की सारी चीज़ें इस तरह से, ये मतलब बोलने का मतलब ये है कि इमरजेंसी में ये ऑपरेशन करना अपने में बहुत बड़ा चैलेंज है। और साथ में अनफॉर्चुनेटली जो मैंने आपको बताया इस पेशेंट को सीलिक एक्सिस स्टेनोसिस भी था जी। जिसको अगर हम ठीक नहीं करते तो हमारा ऑपरेशन का सक्सेसफुल ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। तो इसको साथ में करना हमारे लिए जरूरी हो गया था, क्योंकि इसकी जी। तो अच्छा। हमारे लिए फिर पेशेंट को बचाना बिल्कुल ना के बराबर था। जी। आपका बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ IBX न्यूज़ के साथ। मैं फिर लाइव होंगी किसी नई अपडेट के साथ। मंजीत नेगी।